ओके जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस। न्यूरो मेडिसिन का जो 3 स्टार टॉपिक्स है उसमें मेनिंजाइटिस आता है। पहले हम पढ़ेंगे 3 स्टार टॉपिक्स, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 2 स्टार एंड देन 1 स्टार टॉपिक। मेनिंजाइटिस की 3 टाइप्स होती हैं, वायरल, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलस। ट्यूबरकुलस टीबीएम और बैक्टीरिया जिसे हम पाइजेनिक भी कहते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सीएनएस से आते होते हैं। वायरल जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू मेमोराइज द वायरल इन्फेक्शन व्हिच कॉजेज द मेनिंजाइटिस। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस की साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो सबके कॉमन होते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें आता है पायरिजिया, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में मेनिंजिज्म होगा। मेनिंजिज्म जो है वो सिम्टम्स हैं बहुत सारे, जो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं और हर तरह की मेनिंजाइटिस में ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसमें है हेडेक। हेडेक जो है वो वर्स्ट होता है इन वायरल इन्फेक्शन, तो बहुत शदीद जो है इसमें वायरल इन्फेक्शन में हेडेक होगा। सेकंड होगा फोटोफोबिया इसके अंदर, और थर्ड होंगे SOMI। SOMI आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। SOMI है साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, क्योंकि जो मेनिंजीज होती हैं, मैंने बताया था आपको मेनिंजीज जो होती हैं एरेक्नॉइड एंड इसके अलावा पिया मैटर जो होता है, इनको नर्व सप्लाई होती है। सो अगर इनकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि इरिटेशन हो जाएगी। सो SOMI में नेक रिजिडिटी होगी, कर्निंग साइन पॉजिटिव होगा और ब्रुजिंस्की पॉजिटिव होगा। तो कर्निंग साइन क्या होता है कि अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नेक जो कर्निंग साइन में जो होता है, अगर हम इनकी जो लेग है फ्लेक्स है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो नीचे हैमस्ट्रिंग जो है उसकी स्टिफनेस होगी। इट मीन्स कि जो उनका टांग है वो पूरी तरह से जो है सीधी नहीं होगी। सो उसमें स्टिफनेस से को कहते हैं कर्निंग साइन पॉजिटिव होगा इसके अंदर। सेकंड है ब्रोजिस्की साइन। ब्रोजिस्की साइन में क्या होता है कि पेशेंट के अगर हम हेड को, अगर लेटा हुआ पेशेंट उसकी हेड को उठाने की कोशिश करते हैं और पेशेंट की जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट हों तो वो फौरन से फ्लैक्स हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं ब्रोजिस्की साइन। दोनों ही वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो है हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये है साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी कॉजेज क्या है। कॉजेज जो है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजेज आपके यूक्यूज के लिए भी, और इसमें बैक्टीरियल की जो कॉजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि वायरल जो मेनिंजाइटिस है उसमें क्या क्या कॉज होती है, उसमें है वायरस एंटीरोवायरस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है ये। इसमें एको आता है, कोक्सेकी आती है और पोलियो आता है। सेकंड है एप्स्टाइन-बार वायरस, मम्स। मम्स जो है मोस्ट कॉमन कब होगा, जब एक पेशेंट है या एक बंदा है जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई मम्स के अगेंस्ट, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होगा वो एंटीरो नहीं होगा बल्कि मम्स वायरस होगा जो कि मेनिंजाइटिस करवाएगा। फिर है इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया और वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, ये सारे जो है अगर बॉडी के अंदर इनका इन्फेक्शन हो जाए और ट्रीट ना कर सके, जल्दी से रिजॉल्व ना हो और पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये इन्फेक्शन ब्रेन को कॉम्प्लिकेट कर देगा और मेनिंजाइटिस करवाएगा। सो अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन सा होता है तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया या पायरिजानिक, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते होते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन है हम देखते हैं अडल्ट में, क्योंकि मेडिसिन में जो है हम ओल्डर चिल्ड्रन से एडल्ट पढ़ते हैं तो मेन हमें अडल्ट की याद होना चाहिए, लेकिन न्यूनेट्स और प्री स्कूल जो है ये आपकी पीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। न्यूनेट्स कौन से बच्चे होते हैं जो कि अंडर 1 मंथ ऑफ एज के होते हैं। पैदा होते ही अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं मेनिंजाइटिस, तो उसमें कौन सी मोस्ट कॉमन कॉज होगी, ई कोलाई मोस्ट कॉमन है। उसके बाद प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकाई और लिस्टीरियम मोनोसाइटोजेंस। अगर आपको याद नहीं होता तो आप याद रखने के लिए एक निमोनिक बना सकते हैं जिसे हम करते हैं PEABS, पीड्स। तो पीड्स से आपने याद रखना है, पी से जो है प्रोटियस, ये से ए कोलाई, एस से स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस तरह से 3 आपको मेन जो है वो याद हो जाएंगे। उसके बाद है प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन वो होते हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते, उससे पहले वाली जो एज होती है, मेन 2 to 4 years, 3 years, 5 years तक। सो प्री स्कूल वाले जो हैं उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन होंगे, मोस्ट कॉमन जो है वो एच इन्फ्लुएंजा है, फिर है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, फिर निमोनिया। अगर आपको याद नहीं होता तो उसका निमोनिक याद रखने का तरीका ये है कि आप कह सकते हैं हम
स्कूल नहीं पढ़ते। ऐसे एच इन्फ्लुएंजा, स्कूल से स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं से नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, पढ़ते से बी से निमोनिया। तो इस तरह तरतीब जो है आप याद कर लेंगे। उसके बाद है अडल्ट में। अडल्ट में जो है सबसे मोस्ट कॉमन वो है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीबीएम की जो मेन काज है वो यही है। फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एच इन्फ्लुएंजा। तो इसमें मल्टीपल बैक्टीरिया आती हैं और ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो ये हमने कर ली है बैक्टीरियल या पायोजेनिक। फिर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलस बैक्टीरियम की। तो वो जो है वो हमारा टीबीएम जो है वो ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम से होता है। अभी मैंने आपको बताई हैं कॉजेस में वो वाली कॉजेस जो कि इन्फेक्शंस है। हमारी जो न्यूरोमेनिंजाइटिस है, हमारी जो मेनिंजाइटिस है वो दो तरह की वजह से होता है। एक होता है इन्फेक्टिव की वजह से और सेकंड होता है नॉन इन्फेक्टिव की वजह से। तो इन्फेक्टिव में वायरल बताया, बैक्टीरियल बताया, फिर टीबीएम हो गया। उसके बाद है ये वाली प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ से भी मेनिंजाइटिस हो जाता है। उसमें आते हैं सिस्टिस सिरकाए और अमीबा। फंगस से भी हो जाता है। अगर पेशेंट एचआईवी का पेशेंट है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ उसको है, तो ऐसे पेशेंट जो है ना फंगल इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन जो कॉमन है वही है क्रिप्टोकोकस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ब्लास्टोमाइसिस और कोक्सीडियोइडिस। ये सारे जो हैं वो सारे इन्फेक्शंस में आते हैं। नॉन इन्फेक्शन जो होती है कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है जो कि इन्फ्लामेटरी होगा। इसमें मैलिग्नेंट डिजीज में कौन कौन सी होंगी, जैसे ब्रोंकियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इनमें जो है एसएलई हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, इनमें जो है मैलिग्नेंट डिजीज में हो सकता है। फिर है इन्फ्लामेटरी जो है सार्कोइडोसिस और एसएलई और ब्रेसट सिंड्रोम, इन सब में जो है वो मेनिंजाइटिस हो सकता है। सो ये जो है ये ओवरऑल सारी कॉजेज हैं मेनिंजाइटिस की जो कि आपको याद रखनी है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो कि पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसमें हमने इसकी कॉजेज पढ़ी थी और इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे। साइन एंड सिम्टम्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग भी चेंजेस होते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि अडल्ट के अंदर जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो 3 to 4 जो है वो कॉमन बैक्टीरिया है। सो अगर हम देखें वेस्ट में थोड़ा सा ओरिजिन जो है कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। वेस्ट में मीन यूरोप के अंदर मेनली जो मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वो है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। नेज़ेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। सो नेज़ेरिया गोनोरिया जो होता है वो है मोस्ट कॉमन कॉज। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एच इन्फ्लुएंजा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मोस्ट कॉमन जो है वो एच इन्फ्लुएंजा, साथ में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वेस्ट के अंदर नेज़ेरिया गोनोरिया मोस्ट कॉमन है और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ओवरऑल की बात करें तो नेज़ेरिया गोनोरिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। सो ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेज़ेरिया गोनोरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें मेनली सिम्टम जो आते हैं वो एक तो फीवर होगा, सेकंड जो होता है इसके अंदर मेनिंजल इरिटेशन होगी और इसके अलावा इसमें रैश डेवलप करता है और रैश बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फोर्थ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आ सकता है। अगर बॉडी के अंदर नेज़ेरिया गोनोरिया की जैसे सेप्सिस हो जाए तो उसके बाद अगर मेनिंजाइटिस डेवलप कर जाए तो बॉडी में डिफरेंट और सिम्टम्स भी होंगे सेप्सिस वाले और साथ रैश भी डेवलप कर सकता है। इस तरह से हम इसको फ़ौरन से डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें नेक रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास पेशेंट आया सपोज करें तो उसको क्या करना है कि फ़ौरन से आपने देखा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट को फीवर है और पेशेंट की नेक स्टिफनेस है, पेशेंट को रैश है या नहीं है, इट डज़ नॉट मैटर ऑन द ट्रीटमेंट। बट अगर नेक रिजिडिटी है तो आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो मेनिंजाइटिस डेवलप कर गया है। जैसे ही पेशेंट आया आपने मैनेजमेंट किस तरह करनी है।
जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट लिखें, तो आपने इस तरह से मैनेजमेंट लिखनी है कि जैसे ही पेशेंट आपके पास आया उस वक्त से लेकर आगे आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी आती हैं, इसमें ट्रीटमेंट भी आती है। सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैनेजमेंट में क्वेश्चन आए तो कोशिश करें कि आप जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करें। इस तरह से एग्जामिनर को ईजी होता है पढ़ना और आपके लिए भी ईजी होता है याद रखना। सो जितनी मैनेजमेंट है हम उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। अब मैनेजमेंट में ये है कि पेशेंट आया है फीवर के साथ, तो आप पेशेंट को फीवर है, उसको हाइपरटेंशन डेवलप कर गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है उसमें पेशेंट को साथ फीवर और रैश डेवलप कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन होता है उसमें मेनली पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है साथ। सो ऐसे पेशेंट को आपने रिससिटेट करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के साथ साथ आप उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी भेज देंगे। ब्लड टेस्ट में जो है आप उसका ब्लड कल्चर करवा सकते हैं फौरन से, ताकि पता चल जाए कौन सा बैक्टीरिया ने सेप्सिस करवाया है। साथ इसका PCR भी करवा सकते हैं पेशेंट का। ओके, उसके बाद आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना फाइनल डायग्नोसिस किए बगैर उसको आपने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स दे देनी है। पहले आपने क्या करना है कि उसको आपने मैनेज किया, स्टेबलाइज किया, ब्लड कल्चर ले लिए, साथ साथ आपने IV एंटीबायोटिक लगा दिया बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, नेज़रिया मेनिंजाइटिस के लिए। सो आपने फौरन से जो है पैरेंटरल बेंजाइल पेनिसिलिन दे दी। साथ आपने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। सो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक जो है वो मैंने सारी यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए भी और आपके MCQs के लिए भी। इसको आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसके साथ भी लिख सकते हैं जब आप मैनेजमेंट लिख रहे होंगे। सो आपने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दे दी, साथ आपने देखा कि पेशेंट जो है वो ड्राउजी है या साथ कोई फोकल साइंस है। अगर ड्राउजी है, फोकल साइंस है, इट मीन्स इसमें कोई ना कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती है लंबर पंक्चर की भी। अगर फोकल साइन है तो कोई ना कोई हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है, CSF फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, SOL हो सकता है, स्पेसोकोपाइलियन हो सकता है। तो हम जितनी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पड़ी थी वो हमने पहले रूल आउट करनी है, आफ्टर दैट हम LP करेंगे। LP हमने क्यों करनी है, क्योंकि LP जो है मेनिंजाइटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, दैट्स वाई हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा कि पेशेंट को जो है वो ड्राउजी है और फोकल साइंस हैं। अगर हैं तो फिर हम पहले CT ब्रेन करवाएंगे कंफर्म करने के लिए कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर CT ब्रेन कराया तो वहाँ पे हमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं मिली, मीन वहाँ पे स्पेसोकोपाइलियन नहीं है और वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा नहीं हुआ, इट मीन्स रेस्ड ICP नहीं है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने इसकी LP कर देनी है। अगर पेशेंट ड्राउजी और फोकल साइंस कोई भी नहीं है, नॉर्मल है, इसके और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, कोई सर्जरी भी नहीं हुई उसकी, कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ, तो हमने LP परफॉर्म कर देनी है। ठीक है, लेकिन अभी ये LP का सैंपल लेना, भेजना, उस सब में आपको टाइम लग जाता है, डेज लग सकते हैं। तो तब तक हमने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देनी है। अब एम्पिरिकल एंटीबायोटिक कौन कौन सी आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट की एज 18 to 50 ईयर्स है या 50 ईयर्स से ज़्यादा है, अगर 18 to 50 ईयर्स है पेशेंट को, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होगी वो नेज़रिया गोनोरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा। अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा है और पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी है या डायबिटीज़ है इसको, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि इसको लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस होगा। अगर 18 to 50 ईयर्स है तो आपने याद करना है कि इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन दे देना है इसको। सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम IV आप 4 टाइम दे सकते हैं इसको, या 2 ग्राम IV 2 टाइम्स भी दे सकते हैं। तो आपने इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन दे दिया एज एम्पिरिकल थेरेपी, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। या सेफ्ट्राइक्सोन दे दें या सिप्रोटेक्साइन दे दें। आपने ये याद कर लिया है तो इट मीन्स कि आप इजीली मैनेजमेंट लिख सकते हैं। इसके साथ हमने डेक्सामेथासोन देना है, साथ हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है। डेक्सामेथासोन देते होते हैं हम ब्रेन का एडिमा कम करने के लिए, साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देती हैं ताकि पेशेंट को अगर ओटाइटिस मीडिया है, अगर एयर का इन्फेक्शन है तो उसकी हेयरिंग लॉस ना हो, तो हमने साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे देने हैं। अगर पेशेंट 50 ईयर से ज़्यादा है तो सेफ्ट्राइक्सोन आपने देना ही देना है। साथ आपने लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस के लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एम्पिसिलिन। तो आप एम्पिसिलिन दे सकते हैं
या फिर आपको ट्राइमोक्साजोल दे सकते हैं, कोई भी दोनों में से दे सकते हैं। अगर एक पेशेंट आया है ऐसे कम्युनिटी से या वो नाउन है पेशेंट के वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है, देन आपने क्या करना है, सेफ्ट्राइजोन के साथ वैनकोमाइसिन या रिफाम्पिसिन दे देनी है। ओके, ये तो हमने सारी इंपेरिकल ट्रीटमेंट पढ़ ली जो कि हमने पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट के साथ जो लोग होते हैं वो भी इन्फेक्शन की वजह कैच कर सकते हैं, क्योंकि नज़ीरिया, गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये सारे जो है एयरबोर्न इन्फेक्शन है। साथ कॉन्टैक्ट वाले पेशेंट को हमने रिफाम्पिसिन देनी है या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देंगे। रिफाम्पिसिन जो है वो 2 डेज के लिए देंगे या सिप्रो की जो है वो 1 डोज दे देंगे। ओके, अब हमने एलपी भेजा और एलपी पे जो है ना हमने उसका सीएसएफ का कल्चर करवाया, पीसीआर करवाया, तो वहाँ पे डीएनए डिटेक्ट हो गया या फिर उसका कल्चर आ गया, उसमें जो बैक्टीरिया है वो पता चल गया हमें। अब हमें कॉज नाउन है, पहले हमने एम्पेरिकल थेरेपी दी थी, अब कॉज नाउन है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो मेडिसिन देनी है। अगर तो है नज़ीरिया मेनिंजाइटिस तो हमने बेंजाइल पेनिसिलिन को कंटिन्यू रखना है और बेंजाइल पेनिसिलिन ही देनी है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और वो सेंसिटिव है तो हमें देनी है सेफ्ट्राइजोन। अगर बीटा लैक्टम से सेंसिटिव है तो हमने सेफ्ट्राइजोन देनी है सेम डोज, और अगर वो रेजिस्टेंट है तो फिर हमने सेफ्ट्राइजोन के साथ ऐड करना है वैनको और रिफाम्पिसिन। सो ये जो है हमने देनी है। तो आपने याद किया होगा कि जब रेजिस्टेंट थी पेनिसिलिन से तो हमने साथ वैनको और रिफाम्पिसिन ऐड की थी, सेम वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें। एज इन्फ्लुएंजा है तो हमें सेफ्ट्राइजोन को कंटिन्यू रखना है, अगर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस है तो एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन को ऐड करके दे देना है। सो आपने याद किया था कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस अगर होगा तो हमने इसमें एम्पिसिलिन ऐड की थी। तो इस तरह से सारी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है डिविजन में, यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको।